हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। किंगडम एनिमेलिया में हमने पढ़ा है अलग अलग फाइलम के बारे में। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया है कि फाइलम को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कैसे किया है। तो हमने उसके जो बेसिस थे, उसका जो आधार था, यानी कि आपने जो क्लासिफिकेशन का बेस था या फिर वर्गीकरण का आधार था, इसके बारे में हमने बात की। हमने कहा यहाँ पर क्या आता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इसी के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। इसी के साथ हम कुछ फाइल हम पढ़ चुके हैं, हमने उनके फीचर्स देखे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एनिमल है उसमें डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर कि जो क्लासिफिकेशन है उसके क्या क्या आधार है। हमने कहा सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होगा, यानी कोशिकीय स्तर का होगा। टिश्यू लेवल का होगा, यानी कि ऊतक स्तर का होगा। ऑर्गन लेवल का होगा, यानी कि अंग स्तरीय होगा। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, यानी कि यहाँ पर जो अंग तंत्र है, अंग तंत्र स्तरीय होगा। इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, हमने कहा ओपन एंड क्लोज होते हैं। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा यहाँ पर आती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। और अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपने कहा सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली रिसीव द ब्लड पंपिंग आउट ऑफ द हार्ट। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, शायद हमारा ये जो टॉपिक था ये रह गया था जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात नहीं की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा कि सिंपल सी बात है, आपका जो ब्लड है वो किस प्रकार से फ्लो होता है, आपके शरीर में आपका जो रक्त है वो कैसे बह रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर हम अपनी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो हमने क्या बात की, आपने आपने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हमने कहा हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, इस प्रकार से 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। किसके द्वारा पंप करेगा, आर्टरीज के द्वारा। और अलग अलग जो आपकी सेल्स होती हैं, जो आपके टिश्यू होते हैं, उनमें क्या करेगा, ये पंप करेगा। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, ये हमने काफी बार डिस्कस किए हैं, वो आपके इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि जो ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स में जाता है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड होकर आपके ब्लड में वापस आता है। तो ये सारी चीजें। अब हमने कहा कि इसी प्रकार से ये जो आपको बॉक्स दिखाए गए हैं, ये पूरी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स और सेल्स हैं। हमने कहा हमारा जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड को, और किसके थ्रू करेगा, तो हमने कहा ये हमारे पास आती है आर्टरीज, जिसे हम धमनी कहते हैं। ए फॉर आर्टरीज, जिसे आप क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। आर्टरीज के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी तक जाएगा। अब हर एक अंग को, हर एक सेल को जब क्या पहुंचाया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया गया, इट मीन्स कि ऑक्सीजन को दिया गया। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये भी आप जानते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब आप क्लास 6-7 में थे तब हमने पढ़ा था यहाँ पर एक चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने ये भी बात की थी कि फूड क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने कहा एनर्जी को रिसीव करने के लिए, एनर्जी को पाने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमने कहा भोजन से मिलेगी। भोजन से कैसे मिलेगी, जब डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड निकला, यानी कि ग्लूकोज, जिसे हमने कहा था। अब ग्लूकोज से आपको एनर्जी कैसे मिली, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके बाद क्या हुआ, आपको एनर्जी मिली, इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है। तो ये सारी चीजें क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने उसके बाद ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। आपके बाद आपने जब आप 9th-10th में रहे होंगे तब भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। जब 10th में एक चैप्टर आपके पास आता है यहाँ पर, लाइव प्रोसेसेस आपने पढ़ा है, क्लास 10th में है। लाइव प्रोसेस में आपने हर एक प्रोसेस पढ़ी है, उसमें आपने डाइजेशन भी पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा है। तो जब आप रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तब आप सारी चीजों को वहां पर पढ़ते हैं।
अब हमने कहा जब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ये पूरा ब्लड ही फ्लो हो रहा है, यहाँ भी आपका ब्लड है, ये भी आपका ब्लड है, लेकिन इस ब्लड में CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये फिर से आपके हार्ट में जाता है। अब ये जो ब्लड यहाँ पर देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो गया वेन के थ्रू, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे पाइप, एक तो ये बड़ा पाइप है और ये बड़ा पाइप है जिसमें ऑक्सीजनेटेड है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टरीज, या हम इनसे कहते हैं धमनियाँ। जो आपको ब्लू कलर का मोटा पाइप दिख रहा है इसे हम कहते हैं वेन, या फिर इसे हम कहते हैं शिरा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। ये छोटे छोटे पाइप जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं कैपिलरी, जिन्हें केशिकाएं के नाम से भी हम जानते हैं। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे बात की, तीनों चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बोला है। अगर आप देखेंगे तो हमने बात की है यहाँ पर, हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, आर्टरीज यानी कि धमनियां, वेन यानी कि शिराएं, और कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। हमने कहा हमारा जो पूरा ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो ट्यूब्स के, जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, इन्हें हम वेसल्स भी कहते हैं। जैसे हमने बोला पाइप में पानी क्या करता है, फ्लो करता है, वैसे ही यहाँ पर जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, उनका नाम है आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। अब तीनों अलग अलग जगह पे हैं, तीनों में जो ब्लड बह रहा है उसमें कोई ना कोई डिफरेंस है, ये हम समझते हैं। इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो ब्लड बह रहा है वो पाइप के माध्यम से बह रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी ऑर्गन पूरे ब्लड से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो रक्त है वो हमेशा वेसल्स में रहता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं में रहता है, और ये तीनों ब्लड वेसल्स हमारे पास आती हैं। क्लियर, इतना क्लोज होगा। अब ये सेम वैसा ही है, हमने कहा कि बहुत सारे पाइप हैं और बीच में आपने कुछ भी क्या रख दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा पानी के पाइप हैं। अब दो तीन पाइप यहाँ पे क्या करें, पानी के हैं, और बीच में आपने कोई वस्तु रख ली, कोई कपड़े रख लिए। हमने कहा कपड़े गीले नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि कपड़े पानी से भरे हुए हैं, क्योंकि जो पानी है वो तो पाइप के अंदर बह रहा है। सेम वैसा ही है कि हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके बीच में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी आते हैं, और ब्लड जो है उन ऑर्गन्स के बीच में बहता है। अब आप सोचेंगे कि जब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप सोचेंगे कि जब यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑर्गन को ऑक्सीजन देता है, तो तब तो हमारे जो ऑर्गन है वो ब्लड में भीगते होंगे, या ब्लड में क्या होते होंगे, वहाँ पे ब्लड जो हमारे ऑर्गन है उनसे होकर के गुजरता होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर ब्लड ट्रेवल नहीं करता है, जो रक्त है वो आपके ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाएगा। जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो वहां पर क्या करेगी, ऑक्सीजन होगा, डाइजेस्टेड फूड होगा, हार्मोन होगा, वो क्या करते हैं आपकी कैपिलरी से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें आते हैं। ब्लड यहाँ पर इसी प्रकार से रहता है। तो ब्लड क्या हो रहा है, एक पाइप के अंदर ही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, एक वेसल्स के अंदर ही फ्लो कर रहा है। अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, अब हम पाइप्स नहीं कहेंगे, ट्यूब्स नहीं कहेंगे, हम ब्लड वेसल्स कहेंगे। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कहा है वो कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा, क्योंकि हमने कहा क्लोज है, बंद है। इसके जस्ट अपोजिट ओपन होगा, हमने कहा ओपन में कोई भी हमें वेसल्स नहीं मिल रही हैं, तो ब्लड जैसे ही हार्ट ने पंप किया होगा, ब्लड ऐसे बहता है जैसे आपने नल खोल दिया है, और नल खोलने के बाद पानी बहता जाता है। अब रास्ते में कोई भी पत्थर आएगा, कोई भी कपड़ा आएगा, कोई भी वस्तु आएगी, वो उसे भिगो करके आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जो हायर एनिमल्स होंगे, हायर एनिमल्स का मतलब होता है कि जो वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड जो एनिमल होंगे, जिनकी ग्रोथ, जिनका डेवलपमेंट, जिनका विकास बहुत अच्छे से हुआ है, जिनमें ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। और एक है कि जो बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें टिश्यू लेवल ही अभी तक चल रहा है या सेलुलर लेवल ही चल रहा है। तो दोनों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस में पाए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं दिख रहा है, एक विशिष्ट क्या होता है यहाँ पे, तंत्र होता है, तभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके पास तीन यहाँ पर आई हैं। हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है, स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है, इट मीन्स कि ये हायर एनिमल्स में पाए जाएंगे, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई अलग से सिस्टम नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रोसेस जितनी सिंपल होगी वो ऑर्गेनिज्म उतना ही सिंपल होगा, जो ऑर्गेनिज्म जितना सिंपल होगा यानी कि उसकी जो संरचना है, ठीक है, उसकी बॉडी में जो फंक्शनिंग है वो जितनी सरल होगी वो उतना ही क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, पुराना होगा या सरल होगा, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी, जैसे कि हमने जर्म लेयर के बारे में बात की थी, हमने यहाँ पे सिमेट्री के बारे में बात की थी, ठीक है, हमने यहाँ पे सीलोम के बारे में बात की थी।
अब हमारे पास सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा आया था, हमने पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस किया। कॉमन नेम स्पॉन्जस है, ठीक है। आपके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ठीक है। निडेरिया के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में हमने बात की है और ये आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। हमने बात की है टीनोफोरा, जिसे हम सी वॉलनट या कॉम जेलीस भी कहते हैं, क्योंकि उनमें कॉम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनके क्या एग्जाम्पल है, इसके बारे में हमने बात की है। हम बात कर रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में, फ्लैटवर्म के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज और फ्लैटवर्म के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कुछ नए कैरेक्टर आए हैं, ठीक है। क्या क्या नए कैरेक्टर आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनमें आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे लिवर फ्लूक हो गया है, जैसे टैपवॉर्म हो गया है, जैसे प्लेनेरिया हो गया है। अलग अलग आपके पास क्या आते हैं, कैटेगरीज आती हैं यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज की। हम बात करेंगे आज फैसियोला यानी कि लिवर फ्लूक के बारे में, और लिवर फ्लूक की क्या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हमारे पास आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के। फीचर्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, एक बार हम फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो फीचर्स आए हैं इनके, हमने कहा कि मोस्टली एंडो पैरासाइट हैं। अब आपको बताया गया था कि जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट क्या है, एक्सो पैरासाइट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, कैसी है, चपटी बॉडी है। जैसे कि आपने कहा कोई चीज है, ठीक है, और उसके ऊपर किसी ने क्या कर दिया, पैर रख दिया, या फिर किसी ने कोई हैवी जो चीज है वो रख दी, और वो अब कैसा हो गया है, पिचक गया है, एकदम से फ्लैट हो गया है। कुछ ऐसी इनकी बॉडी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इनके ऊपर पैर रखा होगा, इनकी नेचुरली बॉडी ऐसे होती है। अगर हम इमेजेस को देखते हैं इस प्रकार से, देखिए फ्लैट एंड बॉडी है, प्लेनेरिया है, आपके पास लिवर फ्लूक है, आपके पास ब्लड फ्लूक है, आपके पास टैपवॉर्म है। हम ये तीनों कैटेगरी हमारे पास आती हैं, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवॉर्म, तीन अलग अलग कैटेगरी हमारे पास आती है इसकी। अब आप अगर देखेंगे प्लेनेरिया को और लिवर फ्लू को, तो इन्हें आप देख सकते हैं कैसे हैं, ये चपटे होते हैं, एकदम से क्या है, चपटे हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है। आपने सारी फीचर्स जो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल आएगा, वो होगा यहाँ पे लिवर फ्लू, फैसियोला। हम बात करेंगे यहाँ पर लिवर फ्लूक और फैसियोला, इसके बारे में हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो तीन अलग अलग कैटेगरी में, तीन अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक है यहाँ पे फैसियोला, ठीक है। हम बात करेंगे टैपवॉर्म के बारे में, और हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेनेरिया के बारे में। तीन हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग जो क्लासेस है वो आती हैं। इससे पहले कि हम लिवर फ्लू को यहाँ पे डिसाइड करें, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि क्या होते हैं, मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं, यानी कि होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। क्या होती है होस्ट बॉडी, हमने कहा पैरासाइट यानी कि परजीवी, ऐसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर रहता है। जिस जीव पे निर्भर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। तो आपने कहा कि अगर होस्ट की बॉडी के अंदर है तो उसे एंडोपैरासाइट कहेंगे, होस्ट की बॉडी के बाहर चिपका हुआ है, बाहरी सतह पर है, तो हम उसे एक्सोपैरासाइट कहेंगे। तो मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, यानी कि इनकी बॉडी कैसे होती है, चपटी हुई बॉडी होती है। जैसे कि अब अगर हाथ है तो हमने कहा हाथ कैसा है, फ्लैटेंड है, वैसा ही इनकी बॉडी होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक अगर आप देखेंगे तो कैसा होता है, चपटा हुआ होता है, ऐसे कि जैसे किसी चीज को क्या है यहाँ पे पिचकाया गया होगा। तो वैसे ही क्या होती है, इनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर, हमने कहा कि जर्म लेयर कितनी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर 3 जर्म लेयर आई है। और ये जो फीचर है ये पहली बार आया है इस फाइलम में। इससे पहले के जो फाइलम थे आपने कहा था कि जर्म लेयर 2 है, या तो जर्म लेयर 2 है या तो किसी में नहीं पाई जा रही है। तो हम डिप्लोब्लास्टिक अभी तक पढ़ते आ रहे थे। नया फीचर आया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो फीचर है ट्रिप्लोब्लास्टिक या कोई भी फीचर है वो सबसे पहले किस फाइलम में देखा गया, आप कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, नया फीचर आया है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर अगर हम सिमेट्री को देखते हैं तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इससे पहले के जो आपके फाइलम आए थे उसमें आप रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे थे, ठीक है। जानते हैं रेडियल सिमेट्री क्या आती है, कि आपने किसी भी प्लेन से जब लाइन ड्रॉ की जो कि सेंटर से होकर के गुजर रही है, तो आपको जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ में मिलती है, 2 समरूप अंगों में मिलती है। लेकिन अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है, जैसे कि ह्यूमंस में भी एक ही प्लेन होगा। हमने कहा सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको 2 समरूप अंग मिलेंगे, ठीक है।
समरूप का मतलब होता है कि एक समान वहां पे क्या है, ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। क्लियर है? इतना नया फीचर मिला है। नेक्स्ट हमने बात की एसिलोमेट। अब एसिलोमेट तो जो है हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो सीलोम है वो सीलोम नहीं पाया जा रहा है, तो अभी तक ये तो पुराना ही कैरेक्टर चल रहा है। अब नया एक और हमारे पास फीचर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आप अंग बन गए हैं। इससे पहले आप पढ़ रहे थे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू है यहाँ पर। तो इस पूरी लाइन को अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर तीनों फोरा से, आपने कहा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंग नहीं बने हैं, आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर हैं, जबकि आप यहाँ पर जो प्लेटिहेलमिन्थेस है उसमें आप पढ़ रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर आ गई है। आपने कहा यहाँ पे सिमेट्री, रेडियली सिमेट्री की किसी भी प्लेन से आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से होकर के गुजर रही हो। ध्यान रखिए, लाइन को हमेशा सेंटर से होकर के गुजरना ही होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये किसी की बॉडी है, ये आपको दिखाया गया है, तो किसी की भी बॉडी हुई सेंटर तो होता ही है, तो सेंटर लाइन से हो करके अगर हमने कहा कि आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करें आपको 2 इक्वल हाफ ही मिल रहे हैं जो कि समरूप हैं, उसे आप क्या कहेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिला है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिली है। बाकी एसिलोमेट है, ये तो आप जानते हैं, ये सेम फीचर है दोनों का। चलिए इस लाइन को पढ़ ले, सेम लाइन को पढ़ लेते हैं कि अधिकतर एंडोपैरासाइट होते हैं, डोर्सोवेंट्रली चपटा शरीर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, द्विपक्षीय रूप से सममित है, और संगठन के अंग स्तर के साथ क्या होते हैं, एसिलोमेट है। ये सही कर लेंगे आप, एसिलोमेट इसका मतलब होता है, हमने पहले भी सही किया है, ठीक है। सेकेंड जो कैरेक्टर आपने कहा कुछ ऑर्गन्स इनमें मिलते हैं, हुक्स एंड सकर्स इनमें पाए जाते हैं। हुक्स क्या होंगे यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा हुक्स में आप देखते कि कपड़ों पे भी हुक लगाए जाते हैं, क्यों, ताकि वो जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट को क्या करे, होल्ड कर सके। तो सेम फंक्शन होता है हुक्स का, कहाँ पर, यहाँ पे फ्लैट वर्म में। फ्लैट वर्म जब होस्ट की बॉडी पे अटैच होता है तो क्या करेगा, वहां पर उसकी बॉडी को होल्ड करता है, यानी कि अटैच होने के लिए वहां पर किसका यूज करेगा, हुक्स का। शक्कर का यूज कब करेगा, आपने कहा शक करने के लिए, जैसे आप स्ट्रॉ लेते हैं और आप क्या करते हैं, जूस पी रहे होंगे तो आप शक करते हैं, तो वैसे ही क्या होगा यहाँ पर, ये सकर्स का यूज करेंगे न्यूट्रिशन को लेने के लिए, ठीक है। तो ये नए ऑर्गन्स आए हैं इनमें। नेक्स्ट हमने कहा फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट, फ्लेम सेल इनमें पाए जा रहे हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो हमने कहा कि फ्लेम सेल भी यहाँ पे नया कैरेक्टर आया है, क्योंकि इससे पहले हमने एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग सा ऑर्गन हमने नहीं पढ़ा था। फ्लेम सेल यहाँ पर आई हैं जिनका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। क्लियर है? नेक्स्ट हमने कहा कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और मोनोशियस होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, आपने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यू बॉर्न होगा वो अपने पेरेंट जैसा सेम नहीं दिखेगा, वो कुछ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, अलग अलग लार्वल स्टेजेस आएंगे, यानी कि अलग अलग फेजेस आएंगे लाइफ में, और उनका डेवलपमेंट होता रहेगा। जब वो अडल्ट में आ जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तब वो अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमने कहा जो न्यू बॉर्न होता है वो अपने पेरेंट जैसा ही दिखेगा, बस डिफरेंस इतना होता है कि वो बहुत छोटा होगा अभी, ठीक है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी बाकी है, लेकिन जो शारीरिक जो संगठन है, जो शारीरिक आकार है, जो ऑर्गन्स है वो सेम रहेंगे, बस उनमें ग्रोथ होगी और उनका डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न होता है उसमें ज़्यादा होती है, बोन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है बोन्स का नंबर कम हो जाता है। अब हम कहते हैं उसमें 206 हड्डियां हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो बोन्स है वो आपस में जुड़ती हैं। जैसे जैसे जो न्यू बॉर्न है, जैसे जैसे जो शिशु है वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आएगा, वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यानी कि हम डायरेक्ट अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं। ऐसा ही होता है कि 2 हाथ हमारे हैं तो हमारे पेरेंट्स के भी ऐसे होते हैं, जो हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं, जो भी आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ी थी जब हम छोटी क्लासेस में थे, तो हमने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी किसमें, फ्रॉग में। हमने कहा फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है, या फिर हमने कहा था सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल हमने लिया था। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो सिल्क वॉर्मर्स की अलग अलग लार्वल स्टेजेस आती हैं, और तब जाके जब वो अडल्ट होता है तो वो सिल्क वॉर्म जैसा जो मौत होती है उस वैसा दिखता है। टैडपोल में हमने क्या बोला, फ्रॉग में हमने क्या बोला कि जब फ्रॉग होता है तो एग ले करता है,
फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर अलग अलग लार्वा स्टेजेस आएंगी और जब मैच्योर होगा तब वो फ्रॉग जैसा दिखेगा। तो हमने कहा अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इट मीन्स की मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही वही है कि लार्वा स्टेजेस यहाँ पर पाए जाएंगे। अब हमने कहा प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो प्लेनेरिया का आपने देखा होगा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये हमारे पास प्लेनेरिया आ गया है। आप लोग थोड़ा ठीक से बना लेंगे, आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे। ये प्लेनेरिया है, ये दो भाग में विभाजित हो गया है। ये हेड वाला पोर्शन यहाँ पे रह जाता है, ये सिर्फ हेड वाला पोर्शन यहाँ पे रह गया है इस प्रकार से, और ये टेल वाला पोर्शन। अब हेड वाले पोर्शन में डेवलपमेंट हुआ, ये हेड वाला पोर्शन था, इसमें टेल का फॉर्मेशन होने लगता है, एक पूरा प्लेनेरिया बन जाता है। टेल में भी क्या हुआ, टेल के ऊपर फिर हेड वाला पोर्शन बना और पूरे प्लेनेरिया का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। क्या कहते हैं इसे, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ये फ्रेगमेंटेशन है, ये रीजनरेशन है, यानी कि पुनरुत्पादन किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। अब एग्जाम्पल प्लेनेरिया आ गया है, लिवर फ्लूक आ गया है, टैपवर्म। तीन आपके एग्जाम्पल आए हैं और तीनों अलग अलग क्लासेस के हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। तीनों को अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप देखिए प्लेनेरिया में किस प्रकार से आप रीजनरेशन देखते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। परजीवियों में हुक और सर्कस मौजूद होते हैं, ज्वाला कोशिकाएं मौजूद होते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन उत्सर्जन करेंगे। उभयलिंगी या एक लिंगी होते हैं, ठीक है, एक लिंगी होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमने कहा कई जो लार्वा होते हैं, लार्वा चरण के माध्यम से आंतरिक निषेचन और अप्रत्यक्ष विकास होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ये एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। चलिए अब हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं, हम लेते हैं लिवर फ्लू। सबसे पहले हम लेंगे लिवर फ्लू। लिवर फ्लूक के सबसे पहले यहाँ पर अगर बॉडी का देखते हैं स्ट्रक्चर, जो लिवर फ्लूक है वो क्या है, एंडोपैरासाइट है। लिवर फ्लूक का अगर हम देखते हैं इस प्रकार, सिंपल सा है, अगर हम डायग्राम देखें, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर एक अलग स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, और ये होते हैं शकर्स। एक शकर्स तो यहाँ पर होते हैं और एक प्रकार के हमारे पास यहाँ पर आते हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, हम इसे कहते हैं एंटीरियर शकर्स, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर शकर्स है। तो जो सबसे पहले जो लिवर फ्लूक्स होते हैं वो एक एंडोपैरासाइट है, यानी कि अंतः परजीवी है। और कहाँ रहता है ये, लिवर में रहता है। किसके लिवर में रहता है, शीप के लिवर में। जो शीप होती है, ठीक है, जो शीप होती है, शीप के लिवर में यहाँ पर रहता है। ये शीप के लिवर में रहेगा, वहां से क्या लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। और क्योंकि ये पैरासाइट है, परजीवी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करेंगे, कोई बीमारी को कॉज करेंगे। जो शीप होती है, जो भेड़ होती है, उसके लिवर में ये रहते हैं और उसकी लिवर में ये एक बीमारी को कॉज करते हैं जिसे हम कहते हैं लिवर रॉट। जो डिजीज होती है वो होती है लिवर रॉट। लिवर रॉट का मतलब क्या होता है कि इनका जो लिवर है वो सड़ने लगता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, वहाँ पे फीड करते रहते हैं उनके लिवर पे, और जो बीमारी होती है वो है लिवर रॉट। अब यहाँ पर अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र की बात करें, दो जीव होते हैं यहाँ पर, एक तो शीप होगी और दूसरा होता है यहाँ पर फ्रेश वाटर स्नेल। दोनों में इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, क्या फीचर्स होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम प्लेनेरिया और टैपवर्म के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है, इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप लोग देख लेंगे कि जो यहाँ पर लिवर फ्लूक है उसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है, एक बार रीड करके आएंगे। अगर आप रीड करके आते हैं तो आपको डायग्रामेटिक वे में इजिली समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।